नमस्कार साथियों, आज हमारे इस YouTube चैनल जीत एजुकेशन के माध्यम से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में आज आपके सामने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित 65 प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्नों परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। इसमें 5 सेकंड का टाइमर लगाया गया है, जिसके माध्यम से आप अपने ज्ञान का आकलन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं बाल विकास शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षण की समस्या समाधान विधि का आविष्कार किसने किया था? प्लेटो ने, सुकरात ने, अरस्तु ने, पेस्टालॉजी ने। शिक्षण की समस्या समाधान विधि का प्रयोग, उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर, सुकरात ने किया था। तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा ब नंबर, सुकरात ने। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। शिक्षण की पर्यटन विधि का आविष्कार किसने किया था? शिक्षण की पर्यटन विधि, प्लेटो ने, सुकरात ने, अरस्तु ने, पेस्टालॉजी ने। उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर, पर्यटन विधि, पेस्टालॉजी। देखिए पापा जुड़ रहा है, पर्यटन, पेस्टालॉजी। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। शिक्षण की मूल्यांकन विधि का आविष्कार किसने किया था? शिक्षण की मूल्यांकन विधि, प्लेटो ने, सुकरात ने, J.S. राइस ने, पेस्टालॉजी ने। उत्तर हो जाएगा स नंबर, J.S. राइस ने मूल्यांकन विधि का आविष्कार किया था। फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं, शिक्षण की बेसिक शिक्षा पद्धति का आविष्कार किसने किया था? बेसिक शिक्षा पद्धति, प्लेटो ने, सुकरात ने, अरस्तु ने, महात्मा गांधी ने। आप सबको मालूम होगा, उत्तर हो जाएगा द नंबर, महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा पद्धति का आविष्कार किया था। चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। शिक्षण की आगमन विधि, करके सीखना और निगमन विधि का आविष्कार किसने किया था? शिक्षण की आगमन और निगमन विधि का आविष्कार किया था। उत्तर हो जाएगा स नंबर, अरस्तु ने किया था शिक्षण की आगमन और निगमन विधि का आविष्कार। छठे प्रश्न में देखते हैं क्या है। शिक्षण की प्रश्नावली विधि का आविष्कार किसने किया था? शिक्षण की प्रश्नावली विधि, वुडवर्थ ने, सुकरात ने, अरस्तु ने, पेस्टालॉजी ने। उत्तर हो जाएगा अ नंबर, प्रश्नावली विधि का आविष्कार किया था वुडवर्थ ने। सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षण की प्रश्नोत्तर विधि का आविष्कार किसने किया था? प्रश्नोत्तर विधि, पिछले वाला प्रश्नावली था, ये प्रश्नोत्तर है। उत्तर हो जाएगा ब नंबर, सुकरात ने किया था प्रश्नोत्तर विधि का आविष्कार। आठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षण की संवाद विधि का आविष्कार किसने किया था? संवाद विधि, जिसमें बच्चे वार्तालाप करके सीखते हैं। उत्तर हो जाएगा द नंबर, प्लेटो ने किया था शिक्षण की संवाद विधि का आविष्कार। नवें प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षण की डाल्टन योजना विधि का आविष्कार किसने किया था? डाल्टन योजना विधि, हेलेन पार्थस्टर ने, सुकरात ने, अरस्तु ने, वुडवर्थ ने। आ नंबर हो जाएगा, हेलेन पार्थर्स्ट ने डाल्टन योजना विधि का आविष्कार किया था। 10वें नंबर में देखते हैं। शिक्षण की प्रयोजना या योजना विधि का आविष्कार किसने किया था? शिक्षण की प्रयोजना या योजना विधि का आविष्कार, उत्तर हो जाएगा ब नंबर, फिल मैट्रिक नामक विद्वान ने किया था प्रयोजना या योजना विधि का आविष्कार। 11वें प्रश्न की ओर देखते हैं। जोड़ी मिलावा गया साथियों,
राश महोदय के अनुसार बालक के विकास की अवस्थाओं का सही जोड़ी मिलाओ। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। आप सही उत्तर चुनकर रखिए। हम चलते हैं सही ऑप्शन की ओर। उत्तर हो जाएगा साथियों ए नंबर, सीधा सीधा है। अ का 1, ब का 2, स का 3, द का 4। शैशवावस्था जन्म से या 1 वर्ष से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था 2 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक, प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से ऊपर। ये कई परीक्षाओं में इसको पूछा जाता है, ध्यान रखिए। 12वें नंबर प्रश्न देखते हैं। शिक्षण की सैन्य विधि का आविष्कार किसने किया था? देखिए, सैन्य या सैनिक विधि जिसको कहा जाता है, आविष्कार किया था। उत्तर हो जाएगा ब नंबर, बोज एवं ब्लूमफील्ड ने किया था। 13वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षण की टीएटी परीक्षण विधि का आविष्कार किसने किया था? जिसको टाट परीक्षण भी कहा जाता है, टीएटी टाट परीक्षण विधि। इसका उत्तर हो जाएगा स नंबर, मॉर्गन एवं मुर्रे ने टीएटी परीक्षण या टाट परीक्षण का आविष्कार किया था। 14वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षण की टीएटी परीक्षण विधि में मॉर्गन एवं मुर्रे ने कितने कार्ड का प्रयोग किया था? इसमें कार्ड प्रयोग किया जाता है साथियों, जिसमें 25 कार्ड, 31 कार्ड, 35 कार्ड, 40 कार्ड। कितना होगा? उत्तर हो जाएगा ब नंबर, 31 कार्ड का प्रयोग किया जाता है टाट परीक्षण विधि में। 15वें प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षण की स्याही धब्बा परीक्षण विधि का आविष्कार किसने किया था? बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से, स्याही धब्बा परीक्षण। उत्तर हो जाएगा द नंबर, हरमन रोरशा ने किया था। देखिए, टाट परीक्षण का मॉर्गन एवं मुर्रे ने कितने कार्ड? 31 कार्ड। स्याही धब्बा परीक्षण किया हरमन रोरशा ने किया था। 16वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिक्षण की पंचपदी प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? ये बहुत महत्वपूर्ण है, बीएड शिक्षा में इसको पढ़ाया जाता है, पंचपदी प्रणाली। उत्तर हो जाएगा ब नंबर, हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। हर्बर्ट स्पेंसर की पंचपदी प्रणाली बहुत ही महत्वपूर्ण है शिक्षण की दृष्टि से। 17वें प्रश्न में चलते हैं। शिक्षण की खोज विधि का आविष्कार किसने किया था? खोज विधि हेलेन पार्थर्स्ट ने, बोज एवं ब्लूमफील्ड ने, मॉर्गन एवं मुर्रे ने, आर्मस्ट्रांग ने। उत्तर हो जाएगा द नंबर, आर्मस्ट्रांग ने खोज विधि का आविष्कार किया था। 18वें प्रश्न की ओर देखते हैं। किस अवस्था में विपरीत लिंग का आकर्षण एक दूसरे के प्रति बढ़ता है? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में। उत्तर हो जाएगा ब नंबर, किशोरावस्था में विपरीत लिंग का आकर्षण एक दूसरे के प्रति बढ़ता है। 19वें प्रश्न की ओर चलते हैं। किस अवस्था को व्यावहारिक जीवन की अवस्था कही जाती है? व्यावहारिक जीवन की अवस्था। उत्तर हो जाएगा स नंबर, प्रौढ़ावस्था को कहा जाता है व्यावहारिक जीवन की अवस्था। 20वें नंबर प्रश्न में देखते हैं। किस अवस्था में किशोर एवं किशोरियां अपने को अच्छा दिखाने के लिए सस्ते संवरते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है। किस अवस्था में किशोर एवं किशोरियां अपने को अच्छा दिखाने के लिए सस्ते संवरते हैं? उत्तर हो जाएगा ब नंबर, किशोरावस्था। और किशोरावस्था की आयु क्या है? हमने पिछले में बताया, शैशवावस्था 1 से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था है 12 से 18 वर्ष, जो इंग्लिश में टीनेज ईयर कहा जाता है, टीनेज कहा जाता है। और प्रौढ़ावस्था है 18 वर्ष से ऊपर। चलते हैं 21वें प्रश्न की ओर। माँ की गर्भावस्था प्रायः कितने माह दिन तक रहती है?
कितने माह या कितने दिन तक रहती है। अब देखिए वहाँ पर दिया गया है 7 माह, 8 माह, 9 माह। उत्तर हो जाएगा स नंबर 7 महीने तक 280 दिन तक, सॉरी 9 माह है साथियों, स नंबर 9 माह तक या 280 दिन तक, 9 माह 280 दिन तक, ये ऑब्लिक है, 9 माह या 280 दिन तक। चलते हैं 22वें प्रश्न की ओर। समाजीकरण का प्रारंभ कहाँ से होता है? समाजीकरण का प्रारंभ पड़ोस से, विद्यालय से, खेल के मैदान से, परिवार से। उत्तर हो जाएगा द नंबर परिवार से होता है समाजीकरण का प्रारंभ। चलते हैं 23वें प्रश्न की ओर। किस विद्वान ने विद्यालय को बचपन का घर कहा है? किस विद्वान ने विद्यालय को बचपन का घर कहा है? उत्तर हो जाएगा अ नंबर मारिया मॉन्टेसरी ने कहा विद्यालय को बचपन का घर। 24 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीन पियाजे ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास को कितने भागों में बांटा है? ये जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है। उत्तर हो जाएगा स नंबर 4 भागों में बांटा है। चलते हैं 25वें प्रश्न की ओर। जीन पियाजे द्वारा विभाजित अवस्थाएं और उनके संभावित आयु वर्ग को मिलान करना है। देखिए वही 4 अवस्था जिसको 24वें प्रश्न में हम लोग पढ़े। संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आप मिलान करते रहिए। हम चलते हैं उत्तर की ओर। उत्तर हो जाएगा साथियों ए ऑप्शन हो जाएगा। आ का 1, ब का 2, स का 3, द का 4। सीधा सीधा है, ये कई परीक्षाओं में इसको भी पूछा जाता है साथियों। संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से लेकर 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक। राश महोदय का बाल्यकाल वाला देखे हमने, बालक के विकास की अवस्थाएं, ये पियाजे द्वारा बालक के आयु वर्ग है जो इस तरह से है। सीधा सीधा है, याद करने की दृष्टि से सुविधापूर्ण होता है। चलते हैं 26वें प्रश्न की ओर। नकल करने की प्रवृत्ति पियाजे की किस अवस्था से संबंधित है? कि नकल करने की प्रवृत्ति संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। उत्तर हो जाएगा ब नंबर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नकल करने की प्रवृत्ति से संबंधित है जो पियाजे द्वारा दिया गया है। 27वें प्रश्न में देखते हैं साथियों। थॉर्नडाइक ने कितने प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है? थॉर्नडाइक 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। उत्तर हो जाएगा ब नंबर 3 प्रकार के बुद्धि का उल्लेख किया है। चलते हैं 28वें प्रश्न में। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार में कौन शामिल हैं? सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, उपर्युक्त सभी। थॉर्नडाइक के अनुसार उत्तर हो जाएगा द नंबर ये सभी बुद्धि के प्रकार हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि। चलते हैं 29 क्वेश्चन की ओर। थॉर्नडाइक के अनुसार किस बुद्धि को सैद्धांतिक बुद्धि भी कहा जाता है? देखिए किस बुद्धि को सैद्धांतिक बुद्धि कहा जाता है? सामाजिक को, अमूर्त को, मूर्त को। उत्तर हो जाएगा ब नंबर अमूर्त बुद्धि को सैद्धांतिक बुद्धि भी कहा जाता है। 30वें प्रश्न की ओर चलते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार किस बुद्धि को व्यावहारिक बुद्धि भी कहा जाता है? देखिए सैद्धांतिक बुद्धि हमने पढ़ लिया, अमूर्त बुद्धि। अब व्यावहारिक बुद्धि हो जाएगा स नंबर ऑप्शन मूर्त बुद्धि।
अमूर्त बुद्धि, सैद्धांतिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, व्यावहारिक बुद्धि, ये थॉर्नडाइक के अनुसार है। 31वें प्रश्न की ओर देखते हैं। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? द्विकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने, बीने महोदय ने, थर्स्टन महोदय ने। उत्तर हो जाएगा ब नंबर। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने प्रतिपादित किया था। 32वें प्रश्न की ओर चलते हैं। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? देखिए, द्विकारक स्पीयरमैन का है, एक कारक सिद्धांत हो जाएगा स नंबर बीने महोदय का हो जाएगा। द्विकारक स्पीयरमैन और एक कारक बीने महोदय का हो जाएगा। 33वें प्रश्न की ओर चलते हैं। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर थर्स्टन महोदय ने समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, थर्स्टन महोदय ने। 34वें प्रश्न की ओर देखते हैं साथियों। बुद्धि का त्रिआयाम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? देखिए, एक कारक, द्विकारक, उसके बाद आ गया त्रिआयाम सिद्धांत। उत्तर हो जाएगा स नंबर गिलफोर्ड महोदय ने किया था। तो इस तरह से साथियों देखिए, बुद्धि का त्रिआयाम सिद्धांत स नंबर गिलफोर्ड महोदय का हो गया, एक कारक बीने महोदय का हो गया, द्विकारक स्पीयरमैन का हो गया। ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 35वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। बुद्धि परीक्षणों का आविर्भाव सर्वप्रथम किस देश में हुआ? बुद्धि परीक्षणों का आविर्भाव अमेरिका में, इंग्लैंड में, जापान में, इटली में। उत्तर हो जाएगा अ नंबर। बुद्धि परीक्षणों का आविर्भाव सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ। 36वें प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भाषा सीखने के साधन कौन से हैं? भाषा सीखने के साधन में खेल और कहानी सुनना, अनुकरण और प्रश्नोत्तर, वार्तालाप या बातचीत, उपर्युक्त सभी। उत्तर हो जाएगा द नंबर। ये सभी उपर्युक्त सभी भाषा सीखने के साधन हैं। खेल के माध्यम से, कहानी सुनने के माध्यम से, अनुकरण करके, प्रश्नोत्तर करके, वार्तालाप या बातचीत के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। 37वें प्रश्न की ओर चलते हैं। बाल्यकाल में 4 वर्ष की अवस्था में बालक के पास लगभग कितने शब्दों का शब्द भंडार होता है? देखिए, 4 वर्ष की अवस्था में बताया जा रहा है। उत्तर हो जाएगा ब नंबर। 1600 शब्दों का शब्द भंडार होता है 4 वर्ष की अवस्था में बालक के पास। चलते हैं 38 क्वेश्चन की ओर। बाल्यकाल में 4.5 वर्ष की अवस्था में बालक के पास लगभग कितने शब्दों का शब्द भंडार होता है? 4 वर्ष की अवस्था में देख लिया 1600 शब्दों का। 4.5 साल की अवस्था में कितने शब्द हो जाते हैं बच्चे के पास? स नंबर 1900 शब्दों का, 1900 वर्ड्स का शब्द संग्रह हो जाता है। चलते हैं 39 क्वेश्चन की ओर। बाल्यकाल में 5 वर्ष की अवस्था में बालक के पास लगभग कितने शब्दों का शब्द भंडार होता है? 5 वर्ष की अवस्था में, 4 साल से हमने शुरू किया था। उत्तर हो जाएगा द नंबर 2100 शब्दों का, अर्थात 2100 वर्ष का। देखिए, 4 वर्ष में 1600 वर्ड, 4.5 ईयर में 1900 वर्ड और 5 ईयर की एज में हो जाता है 2100 वर्ड्स का शब्द भंडार हो जाता है बच्चे के पास। चलते हैं 40 क्वेश्चन की ओर। 6ठी कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितने शब्दों का होता है? 6 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे का वर्ड कैपेसिटी या वर्ड पावर हो जाता है
ब नंबर 50,000 शब्दों का, 50,000 वर्ड्स उसके पास शब्द भंडार होते हैं। 41 क्वेश्चन में चलते हैं। हाई स्कूल में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितने शब्दों का होता है? हाई स्कूल यानी 10th क्लास तक पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार, उत्तर हो जाएगा द नंबर 80,000 शब्दों का, यानी 80,000 वर्ड्स का उनके पास संग्रह होता है, शब्दों का भंडार होता है। चलते हैं 42 क्वेश्चन की ओर। विश्व के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों को उनके देशों के साथ मिलान कीजिए। जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, लेव सिमकोविच, वाइगोत्स्की, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ये सामान्य में थॉर्नडाइक कहा जाता है। तो चलते हैं सही उत्तर की ओर। आप अंदाज़ा लगा करके रखिए। उत्तर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा साथियों। अ का 2, ब का 1, स का 4, द का 3। जीन पियाजे कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका के रहने वाले हैं। लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की सोवियत रूस के रहने वाले हैं। और एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो बहुत प्रसिद्ध हैं, थॉर्नडाइक अमेरिका के रहने वाले हैं। ये इनके देश हैं। चलते हैं 43 क्वेश्चन की ओर। चोरी करना, झूठ बोलना या कोई अन्य अपराध करना किस तरह के बालक की विशेषताएं हैं? देखिए, चोरी करना, झूठ बोलना या कोई अन्य अपराध करना पिछड़े बालक की, समस्यात्मक बालक की, मंदबुद्धि बालक की, विकलांग बालक की। उत्तर हो जाएगा ब नंबर समस्यात्मक बालक की विशेषताएं हैं चोरी करना, झूठ बोलना या कोई अन्य अपराध करना। 44 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ज्ञानेंद्रियों में दोष, बोलने में दोष, इंद्रियों का दोष या ग्रंथियों का दोष आदि किस तरह के बालक की विशेषताएं हैं? यानी जो दोषों से ग्रसित बालक हैं वो किस बालक की श्रेणी में आते हैं? अ नंबर हो जाएगा पिछड़े बालक, जो ज्ञानेंद्रियों में यानी आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, मुंह ये सब से संबंधित दोष, बोलने में, हकलाने वगैरह में, ग्रंथियों का दोष, ये सभी तरह के बालक पिछड़े बालक की श्रेणी में गिना जाता है। 45 क्वेश्चन में देखते हैं साथियों। बालक के मानसिक रूप से पिछड़ने का मुख्य कारण वंशानुक्रम है। इसका प्रमुख दोष होता है बालक विशेष रूप से वंशानुक्रम के कारण पिछड़ता है, लेकिन वंशानुक्रम में इसका प्रमुख दोष क्या है? शारीरिक दोष, मानसिक दोष, आर्थिक दोष, गुणसूत्रों का दोष। तो इसमें उत्तर हो जाएगा साथियों वंशानुक्रम में गुणसूत्रों का दोष होता है, क्रोमोसोम्स जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है, उसके कारण बालक मानसिक रूप से पिछड़ेपन के शिकार हो जाते हैं। 46 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मौलिक चिंतन, अलग प्रकार का व्यवहार, पुरानी समस्याओं के नवीन समाधानों तथा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नवीन दृष्टिकोण अपनाना किस बालक की विशेषता है? प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, विकलांग बालक, पिछड़े बालक। उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर। ये सृजनात्मक बालक की विशेषताएं हैं। मौलिक चिंतन करना, अलग प्रकार का व्यवहार करना, पुरानी समस्याओं के नवीन समाधानों का उपाय निकालना, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नवीन दृष्टिकोण अपनाना, ये सृजनात्मक बालक के विशेषताएं हैं। चलते हैं 47 क्वेश्चन की ओर। जो बालक सुनने, बोलने, पढ़ने, समझने, लिखने या गणितीय संख्याओं की अयोग्यता आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से प्रदर्शित करता है, उस बालक को कहते हैं प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, अधिगम अक्षम बालक, पिछड़े हुए बालक। उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर। अधिगम अक्षम बालक कहा जाता है जो बालक ठीक से सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, समझ नहीं सकते, ठीक से पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते या गणितीय मैथमेटिकल नंबर्स को ठीक से समझ नहीं पाते,
चाहे वह कम मात्रा में हो या अधिक मात्रा में, उस बालक को अधिगम अक्षम बालक की श्रेणी में रखा जाता है। चलते हैं 48 क्वेश्चन की ओर। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम बताए हैं? वास्तव में उनका पूरा नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, शॉर्ट में बोल दिया जाता है। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम बताए हैं? नंबर 8 नियम बताए हैं सीखने के थॉर्नडाइक ने। चलते हैं 49 क्वेश्चन की ओर। सीखने का प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? प्रयत्न और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक का, कोहलर-कोपका का, पावलोव का, कर्ट लेविन का। उत्तर हो जाएगा अ नंबर। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। और थॉर्नडाइक ने, आपको मालूम होगा, किस जीव पर प्रयोग किया? हमने पिछले वीडियो में देखा, बिल्ली पर किया था। चलते हैं 50 क्वेश्चन की ओर। सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक की देन है? बाकी सभी सिद्धांत के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। क्षेत्रीय सिद्धांत है द नंबर कर्ट लेविन का सिद्धांत है क्षेत्रीय सिद्धांत। 51 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों के विद्यालयी उपलब्धियों में असफल होने के कौन से कारण हैं? बच्चे विद्यालयी उपलब्धियों में असफल हो जाते हैं, उसके कौन से कारण हैं? अभ्यास की कमी, तत्परता में कमी, प्रतिकूल भावना, उचित प्रेरणा और मार्गदर्शन में कमी, उपर्युक्त सभी। उत्तर हो जाएगा ई नंबर। एक ऑप्शन इसमें बढ़ा दिया गया है साथियों, जिसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि विद्यालयी उपलब्धियों में बालक असफल क्यों होता है। उसमें अभ्यास की कमी होती है, तत्परता में कमी होती है, प्रतिकूल भावना भी होती है, उचित प्रेरणा और मार्गदर्शन की भी कमी होती है। ये सारे उनके कारण हैं असफल होने की। 52 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये सभी हैं। क्या हैं आप अंदाजा लगाइए, आपको पता चल गया होगा। शिक्षण विधियां, शिक्षण सूत्र, शिक्षण के आयाम, शिक्षण की विशेषताएं। उत्तर हो जाएगा ब नंबर। ये सारे शिक्षण सूत्र हैं साथियों, जो एक शिक्षक को अपने कक्षा में प्रयोग करना पड़ता है। सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इन शिक्षण सूत्रों को इन 2 लाइनों में समाहित करने का प्रयास किया है। ये सारे शिक्षण सूत्र हैं जो एक अध्यापक के लिए बहुत ही आवश्यक है। चलते हैं 53 प्रश्नों की ओर। अधिगम की मानवतावादी अवधारणा से संबंधित अभिप्रेरण सिद्धांत किसका है? मानवतावादी अवधारणा से संबंधित अभिप्रेरण सिद्धांत। उत्तर हो जाएगा स नंबर। मैस्लो का सिद्धांत है अभिप्रेरण सिद्धांत। 54 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संवेगों के कितने प्रकार हैं? संवेग या इमोशन जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में, 10, 12, 16, 14। उत्तर हो जाएगा द नंबर। संवेगों के प्रकार है 14। चलते हैं 55 क्वेश्चन की ओर। संवेगों के प्रकार में शामिल हैं, कौन कौन से शामिल हैं देखिए। भय और क्रोध, कामुकता और घृणा, आत्महीनता और भूख, वात्सल्य और आमोद, उपर्युक्त सभी। द नंबर ई नंबर हो जाएगा। एक ऑप्शन ज़्यादा कर दिया गया है, 14 में से ज़्यादा को मैंने यहाँ पर समाहित करने का प्रयास किया। भय और क्रोध, कामुकता और घृणा, आत्महीनता और भूख, वात्सल्य और आमोद, ये सभी संवेगों के प्रकार में या इमोशन के प्रकार में शामिल है। चलते हैं 56 क्वेश्चन की ओर। किस अवस्था में बालक को अपनी आकृति, स्वास्थ्य, सम्मान, धन प्राप्ति, शैक्षिक प्रगति, सामाजिक सफलता और अपनी कमियों की सदैव चिंता रहती है?
शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में? उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर, किशोरावस्था में। किशोरावस्था में ही बालक अपनी आकृति, स्वरूप के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, मान सम्मान के बारे में, धन संपत्ति के बारे में, शैक्षिक प्रगति के बारे में, सामाजिक सफलता और अपनी कमियों के लिए वह सदैव चिंतित रहता है। वह अवस्था है किशोरावस्था, जो कि 12 से 18 वर्ष तक होती है राश महोदय के अनुसार। चलते हैं 57 प्रश्नों की ओर। व्यक्ति के दृष्टिकोण, मूल्य एवं आदर्शों का निर्माण बाल्यावस्था में ही हो जाता है, यह मत किस विद्वान का है? व्यक्ति के दृष्टिकोण, मूल्य एवं आदर्शों का निर्माण बाल्यावस्था में ही हो जाता है, यह मत है द नंबर ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन का। किसका? ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन का। 58 क्वेश्चन में चलते हैं साथियों। जॉन पी डिसेको ने अभिप्रेरणा देने वाले किन स्रोतों का उल्लेख किया है? जॉन पी डिसेको ने अभिप्रेरणा देने वाले स्रोत दंड, प्रोत्साहन, आकांक्षा, उत्तेजना, ये सभी ई नंबर, इसमें भी एक ऑप्शन बढ़ा दिया गया। दंड, प्रोत्साहन, आकांक्षा, उत्तेजना, ये सभी प्रेरणा देने वाले स्रोतों का उल्लेख किया है जॉन पी डिसेको ने। 59 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भूख, प्यास, काम, निद्रा, विश्राम आदि जैविक या शारीरिक प्रेरक को कहा जाता है? जन्मजात प्रेरक, अर्जित प्रेरक, मनोवैज्ञानिक प्रेरक, सामाजिक प्रेरक। किसके अंतर्गत आते हैं? अ नंबर, जन्मजात प्रेरक। देखना, भूख लगना, प्यास लगना, काम भावना, निद्रा, आराम, विश्राम, जिसको जैविक या शारीरिक प्रेरक भी कहा जाता है, जिसको जन्मजात प्रेरक भी कहा जाता है। 60 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीखे जाने वाले रुचि, आदत, सामुदायिकता को कौन सा प्रेरक कहा जाता है? जिसको हम सीखते हैं, रुचि, आदत, सामुदायिकता, ये किस प्रेरक के अंतर्गत आता है? ब नंबर, अर्जित प्रेरक, जिसको हम अर्न करते, दूसरों से सीखते हैं, सीख के लेते हैं, उनको कहा जाता है अर्जित प्रेरक। 61 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्रोध, भय, प्रेम, दुख, आनंद आदि को कौन सा प्रेरक कहा जाता है? देखिए, जिसमें क्रोध होता है, भय होता है, प्रेम होता है, दुख होता है, आनंद हो जाता है। उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर, मनोवैज्ञानिक प्रेरक कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति को क्रोध आता है, भय होता है, प्रेम होता है, दुख होता है और आनंद की अनुभूति होती है, उसको कहा जाता है मनोवैज्ञानिक प्रेरक। 62 प्रश्न में देखते हैं साथियों। आत्मसुरक्षा, आत्म प्रदर्शन, जिज्ञासा, रचनात्मकता आदि को कौन सा प्रेरक कहा जाता है? देखिए, आत्मसुरक्षा, आत्म प्रदर्शन, जिज्ञासा, रचनात्मकता। उत्तर हो जाएगा द नंबर, सामाजिक प्रेरक कहा जाता है, जिसमें आत्म सुरक्षा की भावना होती है, आत्म प्रदर्शन की भावना, जिज्ञासा, रचनात्मकता, ये सभी आते हैं सामाजिक प्रेरक के अंतर्गत। 63 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खेल, अनुकरण, सुझाव, प्रतिष्ठा, सुख प्राप्ति आदि को कौन सा प्रेरक कहा जाता है? खेलना, अनुकरण करना, सुझाव देना, प्रतिष्ठा, सुख प्राप्ति, ये सारे हैं ब नंबर, स्वाभाविक प्रेरक कहा जाता है इनको। खेल, अनुकरण, सुझाव, प्रतिष्ठा, सुख प्राप्ति, ये स्वाभाविक प्रेरक के अंतर्गत आता है। 64 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दंड, पुरस्कार, प्रशंसा, सहयोग, व्यक्तिगत और सामूहिक कार्य की प्रेरणा आदि को कौन सा प्रेरक कहा जाता है? जन्मजात प्रेरक, स्वाभाविक प्रेरक, कृत्रिम प्रेरक, सामाजिक प्रेरक। उत्तर हो जाएगा स नंबर,
कृत्रिम प्रेरक, कृत्रिम या बनावटी जिसको डुप्लीकेट कहा जाता है, दंड देना, पुरस्कार देना, प्रशंसा करना, सहयोग करना, व्यक्तिगत और सामूहिक कार्य की प्रेरणा देना, ये सभी कृत्रिम प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। तो चलते हैं आज का अंतिम और 65वां 65 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। फ्रेंडसन के अनुसार अभिप्रेरणा की विधियां कौन सी हैं? फ्रेंडसन के अनुसार अभिप्रेरणा की विधियां हैं पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं निंदा, सफलता एवं असफलता, प्रतियोगिता एवं सहयोग, उपर्युक्त सभी। इसमें भी एक ऑप्शन बढ़ा दिया गया है साथियों, ई नंबर ऑप्शन। ज़्यादा से ज़्यादा हमने अभिप्रेरणा की विधियों को यहाँ पर समाहित करने का प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत है पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं निंदा, सफलता एवं असफलता, प्रतियोगिता एवं सहयोग। ये सभी फ्रेंडसन के अनुसार अभिप्रेरणा की विधियां हैं। तो इस तरह से साथियों हमने 65 प्रश्नों के माध्यम से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्नों को इस वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी दूसरे भाग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।